Good afternoon everyone. I am Upam Chikara and I welcome you all to Exampur Banking Classes and Exampur। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल एग्जाम्पुर पर। हम हैं एग्जाम्पुर कलम से क्रांति। बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं बेसिक फाउंडेशन बैच, राइट। और बेसिक फाउंडेशन बैच में हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं ग्रामर के, और साथ ही साथ हम लोग वोकैबुलरी भी करते चलते हैं, ठीक है। सो वैसे तो हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्ब, बट आज की जो हमारा सेशन होने वाला है उस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, उस सेशन में हम लोग थोड़ी सी वोकैबुलरी को, मैंने सोचा है कि हम लोग बीच बीच में वोकैबुलरी भी करते चलेंगे। सो आज की क्लास में हम लोग करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। अब ईडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपके पेपर में मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ 2, 4, 10, 5 या 100, 200 आप ईडियम्स देख लो, पढ़ लो, उनको पढ़कर आपको ऐसा लगे कि बस ठीक है इतना ही था, इतना ही सफिशिएंट है और बस इससे बात बन जाएगी। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, बिकॉज यू डोंट नो कि कहाँ से आप किस तरीके से करके, मतलब कहाँ से एग्जामिनर आप लोगों से पूछ ले, कहाँ से किस तरह से कौन सा ईडियम कौन सी फ्रेज आपसे पूछ ली जाए, यू डोंट नो दैट, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हज़ारों की संख्या में मतलब हमें लर्न करने पड़ेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। और ये आप सभी लोगों को मैं बहुत बार बताती हूँ, हमेशा ही बताती रहती हूँ कि भाई देखो, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है अच्छे तरीके से चीज़ों को, अगर आपने सही तरीके से रिवीजन नहीं किया है वोकैबुलरी के बारे में, अगर खासकर बात करें तो अगर आपने रिवीजन नहीं किया, इसका मतलब आपने सही तरीके से चीज़ों को नहीं पढ़ा है, ठीक है। वोकैबुलरी इज ऑल अबाउट रिवीजन। आप रोज़, अगर आप लोग देखते भी होंगे एडिटोरियल वाली क्लासेस हमारी, तो आपको पता होगा कि रोज़ हम लोग ना जाने कितने नए शब्द सीख रहे होते हैं, लेकिन उनको सीखते हैं, उनको मैं आपको समझाती हूँ और वो चीज़ें ना बस वहीं की वहीं रहकर ख़त्म हो जाती हैं, उसके आगे वो नहीं बढ़ती हैं। अगर आप में से जो भी बच्चा उसको रिवाइज करता रहेगा या कर रहा होगा टाइम टू टाइम, टाइमली बेसिस पर, वीकेंड में या फिर कैसे भी, जैसे भी उसको अपने हिसाब से ना बच्चे अपना शेड्यूल बना लेते हैं, तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ने अगर रिवीजन कर रहा होगा उस पर्टिकुलर वोकैबुलरी का, उन सारे वर्ड्स का जो भी हम लोग कर रहे होते हैं सुबह, तो आप लोग नोटिस करेंगे कि आप वो जो भी स्टूडेंट होगा वो पर्टिकुलर स्टूडेंट नोटिस करेगा कि भाई देखो कि धीरे धीरे वोकैबुलरी जो है एनहांस हो रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अगर खासकर हम लोग बात करें लाइक ईडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर, तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस तो बहुत सारे हैं, ठीक है। आपको लर्न भी बहुत सारे करने पड़ेंगे, और लर्न करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि उनको बैठ के आप रटाफिकेशन करो उसकी, कि बस रट रहे हैं कि नोटबुक खोली है सामने हो या फिर कोई बुक लेके बैठे हैं और बस उसको रट रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे करके चीज़ों को पढ़ेंगे, ईडियम्स एंड फ्रेजेस अगर खासकर रटेंगे, तो फिर वो ज़्यादा टाइम तक आप लर्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में पहुंचने की कोशिश करें तो ये जितनी भी कहावतें होती हैं, जितने भी मुहावरे या लोकोक्तियाँ कह लीजिए, इनके पीछे कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर होती है, ठीक है। यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर ऐसा कुछ चलन रहा होगा या कुछ भी, मतलब इस तरीके करके कहानियाँ कुछ ना कुछ बनाई होती हैं इस तरह के मुहावरे और लोकोक्तियों के पीछे। तो आज का जो हमारी जो क्लास होने वाली है, उस क्लास में हम लोग कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे, और वो भी हम लोग स्टोरी के बेसिस पर करेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग जो भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस आज की क्लास में पढ़ेंगे, वो सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस के पीछे मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ कहानी ज़रूर सुनाऊंगी, ताकि आपको वो ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको रटने ना पड़े, आपको बस चीज़ें इस तरीके से आपके सामने ईडियम आए, आपके दिमाग में सारी कहानी घूम जाए और फिर बस कहानी यहीं से आपको मतलब याद हो जाए, ठीक है। आपको लर्न नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, ठीक है, अगर आप इस तरीके से पढ़ के चलेंगे चीज़ों को। तो बात समझ आई। तो शुरुआत कर लेते हैं, क्लास की बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, और सभी बच्चे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलो, तो पहला ईडियम जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं तो, या फिर अपने वैसे भी कुछ लोगों को ना बहुत शौक होता है लाइक मतलब नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का, तो बिल्कुल उन्हीं स्टूडेंट्स के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। देखो, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी याद हो तो एक टाइम पर एक स्टोरी, एक पोएम बेसिकली हुआ करती थी, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, राइट। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को पता हो, कुछ को ना भी पता हो, तो वहीं से एक ईडियम हम लोग आज पढ़ेंगे, दैट इज, अरे एक सेकेंड, हाँ जी, एल्बेट्रॉस अराउंड द नेक। ऑलराइट, ईडियम क्या है? ईडियम है आपका एल्बेट्रॉस अराउंड द नेक, ठीक है।
अब इसके पीछे पहले सुनते हैं कहानी, पूरी कहानी क्या है, ऑलराइट, और फिर उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये जानें कि ये जो वर्ड यहाँ लिखा गया है एल्बाट्रॉस, इसका क्या मतलब होता है। देखो, एल्बाट्रॉस का मतलब होता है एक समुद्री चिड़िया, ठीक है, एक सी बर्ड का नाम है एल्बाट्रॉस, ठीक है। और ईडियम आपका क्या है, ईडियम है आपका एल्बाट्रॉस अराउंड द नेक। अब इसके पीछे की कहानी सुनते हैं, फिर वापस से मैं आप लोगों को इसका मीनिंग डिस्कस करके बताती हूँ, ठीक है। कहानी क्या है, कहानी ये है कि कुछ सेलर्स जो हैं, एक्चुअली ये एक पोएम है, पोएम का नाम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। अगर आप में से कुछ लोग नॉवल पढ़ने के अगर शौकीन हैं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत याद भी हो सकता है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में थी, ठीक है। ये 9th में या 10th में, मेरे को ध्यान नहीं है एग्जैक्ट, बट या हमने पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, आप में से भी हो सकता है कुछ बच्चों ने पढ़ी हो, ठीक है। तो एक पोएम थी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, उसमें क्या कहानी है मैं आपको सुनाती हूँ कि एक मतलब एक शिप होता है, उस पर कुछ सेलर्स जो हैं वो सेल करने के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। एक यंग सेलर होता है और वो भी उन सारे सेलर्स का ही मतलब ग्रुप का हिस्सा होता है, राइट। तो वो एक इस बर्ड को देखता है एल्बाट्रॉस, ठीक है। और एल्बाट्रॉस के बारे में अगर बात करें तो एल्बाट्रॉस जो है वो एक सी बर्ड है, और ऐसा माना जाता है कि एल्बाट्रॉस जो है वो एक मिस फॉर्च्यून लाने वाली बर्ड है, ठीक है। यानी कि अगर एल्बाट्रॉस को मार दिया जाए तो उसका मतलब क्या है कि आप दुर्भाग्य को बुलावा दे रहे हैं, ठीक है, दुर्भाग्य को न्योता दे रहे हैं, इस तरीके से करके समझा जाता था, ठीक है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस यंग सेलर ने क्या किया कि उस बर्ड को देखा और उसको शॉट कर दिया, ठीक है। मतलब सामने चिड़िया बैठी थी अब उनके शिप पर, उसने देखा और उसको पता नहीं उसको क्या क्यों ऐसा लगा, उसने क्या कर दिया, उस चिड़िया को शॉट कर दिया, मतलब मार दिया, ठीक। अब वो चिड़िया वहाँ पर मर गई और उनके शिप पे गिर गई। बाकी सेलर्स को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत घबरा गए, उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही बुरा हो गया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, बिकॉज अगर वो समुद्र में ऑब्वियसली सेल कर रहे हैं और एल्बाट्रॉस को मार दिया गया है, उनके शिप पे एल्बाट्रॉस है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब तो अब कुछ ना कुछ जो है त्रासदी होने ही वाली है, अब कुछ ना कुछ डिजास्टर आने ही वाला है, कुछ ना कुछ बात खराब अब हो ही जाएगी, ठीक है। वाई, बिकॉज एक यंग सेलर ने क्या कर दिया कि उस एल्बाट्रॉस को मार दिया। फिर देखा गया कि समुद्र में तूफान आ गया और बहुत सारी चीज़ें, मतलब मिसफॉर्चून हो ही गया, मिसहैपनिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक। और इन सब का जिम्मेदार किसको ठहराया गया, उस यंग सेलर को। क्यों, क्योंकि भाई देखो उसने क्या किया था, उसने उस एल्बाट्रॉस को मार दिया था, ठीक है। तो बाकी सेलर्स ने क्या किया कि एल्बाट्रॉस जो बर्ड है उसको उठाया, हाँ जी, उस एल्बाट्रॉस को उठाया और यंग सेलर जिसने उसको मारा था, जिसने उसको मतलब शॉट किया था, उसने उसके गले में जो है उसको डाल दिया गया, ठीक है। तो अब वो एल्बाट्रॉस जो उस यंग सेलर के गले में पड़ा हुआ है वो एक ऐसी मुसीबत है जिससे वो छुटकारा नहीं पा सकता है, ठीक है। तो एल्बाट्रॉस अराउंड द नेक का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी दुविधा वाली स्थिति जिससे बाहर निकलना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो एल्बाट्रॉस अराउंड द नेक का मतलब क्या होता है, अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, अ डिफिकल्ट सिचुएशन जिससे बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, जिससे बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। बेसिकली हम लोग इसको यूज कर रहे होते हैं किसके लिए, एक डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए, ठीक है। एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी परिस्थिति आप कह सकते हैं जहां पर मतलब मान लीजिए कि ऐसे फंस गए हैं बिल्कुल कि अब क्या ही करें, ठीक है, एक ऐसी मुसीबत में पड़ गए हैं कि अब उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, ठीक है। तो एक ऐसी सिचुएशन जिससे बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, एल्बाट्रॉस अराउंड द नेक। क्लियर हुआ सभी को, राइट। तो हम लोगों ने जो पहला इडियम पढ़ा वो क्या था, वो था आपका एल्बाट्रॉस अराउंड द नेक। अब इसको आपको लर्न कैसे करना है, सॉरी, इसको आपको याद कैसे करना है, आपको याद रखना है एल्बाट्रॉस क्या है, बर्ड है, एक सी बर्ड है, ठीक है। एल्बाट्रॉस से आप याद करेंगे शिप को, शिप पे होगा सेलर, सेलर ने मार दिया होगा एल्बाट्रॉस को, और एल्बाट्रॉस के मरने से क्या हुआ, समुद्र में तूफान आ गया और सारी मिसहैपनिंग का जिम्मेदार किसको ठहराया गया, उस यंग सेलर को जिसने उस चिड़िया को मारा था, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, बाकी जो और सेलर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस एल्बाट्रॉस को उसके गले में लटका दिया, उसको मार दिया, मतलब इसको गले में उसको लटका दिया। तो ये क्या दिखाता है, ये क्या दर्शाता है कि एल्बाट्रॉस जो उसके गले में पड़ा है, किसके, यंग सेलर के गले में पड़ा है, वो क्या है, वो एक ऐसी मुसीबत है जिससे छुटकारा पाना क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है। बात समझ आई सभी को, हाँ जी, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जल्दी जल्दी साथ साथ में वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहेंगे, ठीक है, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करते रहेंगे सभी बच्चे। समझ आया सभी को कि नहीं आया, हाँ जी हाँ जी, चलो साथ ही साथ में सभी स्टूडेंट्स अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करते रहें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे समझ लेते हैं, आगे कुछ
एक और दूसरा ईडियम डिस्कस करते हैं। आई होप कि जो अभी हम लोगों ने समझा ये आप सभी को क्लियर हुआ होगा, सभी को समझ आया होगा। ठीक है, चलो अब एक और ईडियम आप लोगों के सामने लिखा गया है, दैट इज ओके फाइन, दैट इज ऑल थम। ठीक, देखो कई बार क्या है कि कई बार तो हम लोग जो भी हम ईडियम पढ़ेंगे उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होगी, कोई ना कोई स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि हम उसको पढ़ के, कुछ ईडियम्स तो देखो ऐसे होते हैं, कुछ ईडियम्स ऐसे होते हैं जिनको देख के हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया लगा के उनके पीछे कहानी बना लेते हैं, नहीं बनाते। कहानी बनाने को बेसिकली निमोनिक्स बोल रहे होते हैं। निमोनिक्स से मेरा क्या मतलब है कि आप लोग किसी न किसी तरीके से करके उस पर्टिकुलर चीज़ को रिलेट कर लेते हैं अपनी डे टू डे लाइफ से, और ऐसे करके चीज़ों को याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाता है, राइट। तो आप लोग के सामने जो लिखा गया है ईडियम, दैट इज ऑल थम। ठीक है, ऑल थम के पीछे की कहानी तो मैं क्या ही आप लोगों को बताऊं, लेकिन आपको इस तरीके से करके आप रिलेट करो। देखो आपका हाथ होता है, ठीक है, आपके हाथ में कितने अंगूठे होते हैं? थम का मतलब तो जानते ही है ना सभी लोग, है ना, थम का मतलब तो सभी लोग जानते हैं, राइट। तो ये क्या है? थम है। आपके हाथ में कितने अंगूठे होते हैं? आप बोलेंगे एक ही होता है ना मैम। हाँ जी, थम तो हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, मतलब 4 फिंगर्स होती हैं और एक थम होता है, ठीक है। तो अगर ये जो फिंगर्स हैं, मानो ठीक है, कि हम लोग जैसे कि हम लोग लिखने का काम कर रहे हैं, ठीक है, बाकी तो हम लोग बहुत सारे काम करते हैं हाथ से, राइट, लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करूँ लिखने को लेकर, तो आपको पता है कि आपको थंब की रिक्वायरमेंट होती है, आपको फिंगर की रिक्वायरमेंट भी होती है, तभी तो आप पेन या पेंसिल पकड़ कर लिख पाते हैं, नहीं क्या? मानो कि अगर आपके हाथ में ये पांचों की पांचों जो ये 4 फिंगर्स हैं, ये 4 फिंगर्स भी मानो कि थंब बन जाएं, ठीक है, जैसा कि ये थंब है वैसे ही बाकी जो ये 4 फिंगर्स हैं ये भी अगर आपके हाथ में थंब बन जाएं, तो आप क्या सही से लिख पाएंगे? सोचो जरा, ठीक है, एक बार सोचने की कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने की कोशिश करो कि अगर आपके हाथ में जो ये 4 उंगलियां हैं, उंगलियां ना होकर चारों के चारों अंगूठे हो, तो क्या आप जो भी काम हम नॉर्मली जिस तरीके से करते हैं, क्या हम उसको वैसे कर पाएंगे? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे मैम, ठीक। तो बिल्कुल वही सिचुएशन जो है आप यहाँ पर इसको रिलेट करके चलिएगा, बिल्कुल वही सिचुएशन आपको यहाँ पर भी समझनी है। क्लमजी एक शब्द है, क्लमजी, ठीक है, अभी बताती हूँ आप लोगों को। ऑल थम का मतलब क्या होता है? ऑल थम होता है कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो बहुत ही क्लमजी वर्क करता है। क्लमजी से क्या मतलब है? मतलब मान लीजिए कि आपने कहा, हो सकता है कि आप खुद से भी इसको रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है, आपको आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा ये काम कर दे, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स इसको रिलेट करके जरूर समझिएगा। आपको आपकी मम्मी ने कहा कि किचन का, अगर मैं स्पेशली बात करूं किचन को लेकर, तो आपकी मदर ने आपसे कहा कि भाई किचन का कोई काम है ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। आपने उस काम को इतनी बर्बादी से किया कि मम्मी ना अगले टाइम पे सर पकड़ के बैठ गई कि मैं नहीं कराना तेरे से कोई काम, ठीक है, मैं खुद ही कर लूंगी, ठीक है। तो आपने काम कैसे किया? बहुत ही एकदम कुछ गिरा दिया, कुछ तोड़ दिया। मान लीजिए आपसे कहा गया कि जो मग है या फिर जो कप है उनको जाके किचन में रख दो, आपने रास्ते में ही सारे तोड़ दिए, ठीक है। तो आपने कैसा काम किया? यू डिड इट ऑल थम, ठीक है। तो ऑल थम का मतलब क्या होता है? ऑल थम का मतलब होता है कोई भी ऐसा क्लमजी पर्सन, ठीक है, क्लमजी पर्सन के लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्या? ऑल थम। ऑल थम का मतलब क्या? मतलब कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो काम को बहुत ही एकदम सहूरी नहीं होता उसको किस तरीके से काम करना है, ठीक है, ऐसा पर्सन जो होता है उसके लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऑल थम। ऑल थम को रिलेट कैसे करना है? हाथ में 4 उंगलियां होती हैं, एक अंगूठा होता है। मानो कि ये 4 उंगलियां ना हो, इन 4 उंगलियों की जगह क्या हो जाए? सारे के सारे अंगूठे हो जाए, तो क्या हम सही से काम कर पाएंगे? ऐसे ही काम करेंगे ना, उल्टा पुल्टा, यहाँ वहाँ, गलत गलत, कुछ भी, है ना। तो बस वैसे ही समझना है ऑल थम का मतलब क्या होता है। ऑल थम का मतलब होता है क्लमजी पर्सन। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है, समझ आया होगा सभी बच्चों को? समझ आया कि नहीं आया? साथ साथ में शेयर भी करते रहो, ठीक है। क्या हो रहा है? साथ साथ में क्या करेंगे? साथ साथ में समझते, आई मीन शेयर भी करते रहेंगे, ठीक है। क्लमजी अगर आप लोगों में से किसी को भी लग रहा हो तो आप ऐसे करके समझ लीजिएगा। अच्छा, ये सिर्फ हम लोग पर्सन के लिए नहीं यूज़ करते, एक्चुअली आप इसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली पर्सन लिख दिया है, लेकिन क्लमजी इज काइंड ऑफ, मैं कहना चाहूँ तो आप ऑकवर्ड कह सकते हैं, ठीक है। ऑकवर्ड थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि ऐसा शब्द है जिससे आप ज़्यादा मतलब अवेयर हैं, है ना, आप लोगों ने ज़्यादा सुना होगा। हालांकि ये जो वर्ड है बहुत बार आप लोगों के पेपर में पूछा जा चुका है एज अ सिनोनिम, ठीक है, सिनोनिम बताने के लिए। तो ऑकवर्ड कुछ भी होता है जो एकदम नॉर्मल से हटके होता है, ठीक है। नॉर्मल इज लाइक जो आप नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसे ही होती हैं, क्लास ऐसे ही रन करती है। पता चले एक दिन मैं ऊपर पहुँच जाऊँ टेरेस पे और वहाँ से ऐसे क्लास लेने लग जाऊँ, तो आप सोचो कि क्या हो रहा है। नॉर्मली तो क्लास ऐसी ही होती है ना, हमारी स्टूडियो से क्लास हो रही होती है। अब किसी दिन मैं पहुँच जाऊँ आपको टेरेस पे लेकर कि चलो ठीक
ठीक है बच्चों आज ऐसे ही पढ़ने ले जाएंगे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो कुछ अलग हो रहा है ना, कुछ ऑकवर्ड नहीं है। मतलब ऑकवर्ड का मतलब ऑकवर्ड थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में हो जाता है, ठीक है। ऑकवर्ड जो है वो थोड़ा नेगेटिव सेंस में हो जाता है, वो थोड़ा सा नेगेटिविटी वाली बात उसमें आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने दिया है उसको आप ऑकवर्ड नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसा नहीं कि खराब, हाय ऐसा क्यों हो गया, ऐसे क्लास क्यों हो रही है, ठीक है, ऐसे करके नहीं समझिएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे एक नया ईडियम हम लोग डिस्कस करेंगे, शायद मैंने आप लोगों को पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस की है ये बात। एक ईडियम है क्या, किक द बकेट, राइट। आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं इसका मतलब जानते भी हैं, ठीक, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिएगा। मीनिंग पर आने से पहले हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल वही से स्टोरी पढ़ेंगे। आप लोगों में से कुछ बच्चे जो है गेस भी कर सकते हैं कि किक द बकेट का मतलब क्या होता है। देखो मैं अभी आप लोगों को ऐसे बोल ही रही थी कि भाई कुछ इडियम्स तो ऐसे होते हैं जिनको देखते ही आप बता सकते हैं कि ठीक है इसका मतलब ये हो सकता है। पढ़कर थोड़ा सा लिटरल मीनिंग से अगर हम उसको रिलेट करते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मीनिंग जो होता है आपकी इडियम या फ्रेज का वो बिल्कुल हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, ठीक है, जिसको समझना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अगर हमें एक्चुअल मीनिंग नहीं पता तो कहीं ना कहीं हम लोग गड़बड़ी करके आ जाएंगे, राइट। तो अगर हम बात करें किक द बकेट की, तो किक द बकेट का मतलब क्या होता है। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जब गुस्सा आता है, जब एग्रेशन शो करना होता है तो फिर क्या होता है कि आसपास जो कुछ भी चीज़ें होती हैं उनमें मतलब ताबड़तोड़ करके उसको ऐसे ठोकर से इधर उधर मार के हम लोग इस तरीके से करके अपना एग्रेशन दिखा रहे होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाई, बिकॉज किक द बकेट का मतलब क्या होता है। आई नो आप में से कुछ बच्चे आंसर भी कर रहे होंगे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, टू डाई हो जाता है। कैसे, जरा देखो क्योंकि इंग्लिश यार हमारी लैंग्वेज तो है नहीं, है ना, इंग्लिश इज नॉट आवर लैंग्वेज। सो इसके पीछे जो स्टोरीज हैं, यानी कि जो बेसिकली स्टोरीज आप लोग को नजर आएंगी इडियम्स एंड फ्रेजेस के पीछे, वो आपको ग्रीक स्टोरीज होंगी या फिर वेस्टर्न कल्चर से जुड़ी हुई जो है स्टोरीज आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगी, ठीक है। देखो अब अगर बात करूँ मैं किक द बकेट के बारे में, तो कैदियों को जब रखा रहता था प्रिजन में, ठीक है, अंग्रेजों के जमाने की बात है, इंडिया की नहीं, ऑब्वियसली वेस्टर्न कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होता था कि जब कैदी को मतलब फांसी वगैरह लगाई जाती थी तो वो क्या करते थे कि उस कैदी को उसकी जो बकेट हुआ करती थी जिससे वो नहाया हुआ करता होगा, ठीक है, उस बकेट के ऊपर ही उसको खड़ा करते थे, उसको ऐसे नॉट वगैरह बांध के पूरा मतलब उसको बकेट के ऊपर खड़ा करते थे, स्टूल जैसा काम करता था, मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बकेट के ऊपर उसको खड़ा किया, उसको नॉट किया, बांधा, उसके गले में फंदा बंधा, ठीक है, और लास्ट में क्या किया कि बकेट को किक कर दिया। बकेट हटेगी तो वो पर्सन जो भी मतलब कहना चाहिए मुझे कि कैदी है वो क्या हो जाएगा, वो लटक जाएगा और उसकी मतलब वहाँ पर वो डेथ हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके आप समझ लीजिएगा। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस था एग्जीक्यूशन का, ठीक है। तो वहीं से ये ईडियम आया है। किक द बकेट का मतलब क्या है, किक द बकेट का मतलब होता है क्या, टू डाई। बात समझ आई। किक द बकेट को आप सोचेगा कि बकेट जो है वो उल्टी है, मतलब उल्टी करके आपने रखी है, उसको स्टूल जैसे इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। और किक द बकेट आप समझ लीजिए पूरा सीन आपको क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आप इस शब्द को देखेंगे ना, किक द बकेट, जैसे ही आप ईडियम देखेंगे, ये स्टोरीज बताने का पर्पस क्या है कि आप फिर भी बैठ के रटें चीज़ों को, नहीं। स्टोरीज बताने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपको एक बार कोई चीज़ समझा दी गई है, राइट, आपको इसके पीछे की कहानी बता दी गई है। अब अगर आप वैसे भी कभी रैंडमली अगर आप देखोगे ना उठाकर, ये ईडियम आपके सामने अगर नजर आएगा तो इसको देखते ही आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। क्या, इसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है, किक द बकेट का मतलब क्या होता है, टू डाई होता है। मैं आपने स्टोरी सुनाई थी, ठीक है, कि ऐसे कैदियों को क्या करते थे, अगर उनको फांसी लगाई जानी होती थी तो उनकी बकेट के ऊपर खड़ा करते थे, फिर लास्ट में बकेट को किक करते थे और वो कैदी जो है वहां से लटक के मर जाता था, ठीक है। ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं तो आसान हो जाता है ना चीजों को लर्न करना, ठीक है। इस तरीके से करके चीजें क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी आसान हो जाती है, पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाती है। बात क्लियर हुई, समझ आया होगा सभी बच्चों को, ठीक। आगे देखो, यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है, काफी स्पेस यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। चलो आगे देखो, आगे एक और इडियम हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या, बीट अबाउट द बुश, ठीक है जी। आप लोगों के सामने एक और इडियम लिखा गया है, दैट इज बीट अबाउट द बुश, ठीक। अब इसका क्या मतलब होता है, बीट अबाउट द बुश, पहले कहानी सुनते हैं, ठीक है, पहले कहानी सुनेंगे उसके बाद ही पहुंचेंगे इसके मीनिंग पर। देखो पुराने ज़माने में जब राजा, आपने भी स्टोरी सुनी होंगी और देखी भी है, इस तरह की बहुत सारी हमारे पास मतलब टीवी पे एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि राजा जब शिकार पे जाता था तो उसका एक अलग ही रुतबा हुआ करता था, है ना। अब कुछ राजा जो ब्रेव हुआ करते थे वो तो शिकार कर ले जाते थे, कुछ जो ब्रेव नहीं हुआ करते थे, अब राजा है तो रेपुटेशन तो बनानी पड़ेगी ना राजा की, तो बहुत सारे सिपाही जो है उसके साथ जाया करते थे ताकि वो पूरा एक प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके उस शिकार को राजा के मतलब कहना चाहिए राजा के सामने लेके
आ जाए किसी भी तरीके से और राजा उसको शॉट कर दे ताकि राजा का नाम हो जाए भाई कि देखो राजा ने ऐसे शिकार किया। क्योंकि शिकार करना जो है बहुत ही शौकीन की, मतलब जो शौकीन लोग हुआ करते थे, बहुत ही शौक रखने वाली बात थी, मतलब बहुत ही ब्रेवरी काइंड ऑफ वाली बात थी कि मतलब शिकार पर गए हैं, ये है वो है। तो मतलब राजाओं को ना ये सब चीज़ें आपने देखा है ना, ये सब चीज़ें दिखाई जाती है बड़ी फ्लैम्बोयेंट तरीके से दिखाया जाता है हमारी इंडियन मूवीज़ में, तो खासकर आप देखेंगे तो ठीक है। सीरियल्स देखें कुछ पुराने या फिर पुरानी कोई मूवी वगैरह अगर आप उठा के देखोगे तो उसमें इस चीज़ को ना बड़ा ही शान शौकत के साथ दिखाया जाता है कि देखो मतलब अगर ठाकुर जैसी जो मूवी नहीं दिखाया गया, मतलब जो मूवीज़ हैं जो मतलब पुरानी जो थोड़ी 90s वाली मूवीज़ हैं उनमें अगर आप देखोगे ना तो ऐसे घरों की दीवारों पे शेर की खाल लगी हुई है, ये वो सब कुछ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक। सो अब स्टोरी पर आते हैं वापस। तो राजा जो है शिकार पे, ठीक है। मान लीजिए कि राजा जो है थोड़ा सा ऐसा है कि इसको शिकार करना इतने अच्छे तरीके से नहीं आता। अब नहीं आता तो शिकार तो इसको करना पड़ेगा, बिकॉज ये है राजा, इसको बचानी है अपनी इज्जत, ठीक। तो अब जो सारे सिपाहियों की जो पूरी टोली गई है ना इसके पीछे, ठीक है, सिपाहियों की जो टोली गई है राजा के साथ, तो ये क्या करेगी, ये शिकार को इस तरीके से लेकर आएगी राजा के सामने, मतलब इस तरीके से पूरा फंसा वसा के बस राजा उसको शॉट कर दे, नाम राजा का हो जाए, ठीक। अब मानो कि कोई हिरन है या फिर कोई भी जानवर है, ठीक है, ऐसे करके, तो बीट अबाउट द बुश को आप रिलेट कैसे करेंगे। मानो कि किसी भी झाड़ी में, बुश का मतलब तो जानते हैं ना झाड़ी, ठीक है, किसी भी झाड़ी में क्या हुआ कि कोई भी जानवर जो है मान लीजिए फंस गया, ठीक। अब सिपाही क्या करेंगे, उसको चारों तरफ से घेर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बुश है, कोई झाड़ी है, सिपाहियों ने क्या किया कि उसको चारों तरफ से घेर लिया। अब क्या कर रहे हैं कि भाई देखो उसको, जो जानवर है उसको उस झाड़ी में ही घुमाए जा रहे हैं, यहाँ से बीट कर रहे हैं, यहाँ से बीट कर रहे हैं, चारों तरफ खड़े हुए हैं ना सिपाही, तो राइट वो क्या कर रहे हैं, कभी यहाँ से बीट करते हैं, कभी यहाँ से बीट करते हैं और चारों तरफ से उसको बीट कर रहे हैं, मतलब लेकिन उस शिकार को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको वहीं उसी झाड़ी में घुमाए जा रहे हैं। बात समझ आई। इसको कैसे रिलेट करेंगे, बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है। अच्छा पहले स्टोरी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई चारों तरफ से उसको इधर उधर से भगाए जाएंगे और वो यहीं पे पूरी बुश में क्या करे जाएगा, घूमे जाएगा, ठीक है। राजा जब एकदम शॉट लेकर रेडी बैठा होगा, राइट, कि बस देखो यहाँ से निकलेगा और यहाँ से इसको एकदम से राजा शॉट कर देगा, तब उसको कहीं ना कहीं से मतलब एक रास्ते से निकाला जाएगा, ठीक। वो भी ऐसी जगह से जहां पर राजा का शॉट जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो, राइट। तो ये तो है कहानी। अब उस जानवर का, मान लीजिए कि वो डेयर होगा या हिरन कह लीजिए हिंदी में, ठीक है, अगर वो हिरन वहां पर उस बुश में घूमे जा रहा है, तो क्या वो उस बुश से बाहर निकल रहा है, नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया है उसी में वो क्या करे जा रहा है, घूमे जा रहा है, राइट। बीट अबाउट द बुश को आप कैसे रिलेट करेंगे कि भाई देखो आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साफ साफ बात नहीं करते, है ना, जो साफ साफ बात नहीं करते, थोड़ी घुमा फिरा के बातें कर रहे होते हैं, है ना। उन्हें कहना कुछ होता है, वो ना जाने कहाँ कहाँ की कैसी कैसी कौन सी स्टोरी सुना के बात को कहने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन पॉइंट पे नहीं आते हैं, ठीक है, पॉइंट की बात नहीं करते हैं, जो एक्चुअली वो कहना चाहते हैं वो नहीं कहते, ठीक। तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, ठीक है। बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है, बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। राउंड अबाउट मैनर से क्या है, क्या मतलब है कि भाई देखो घुमा फिरा के बात करना, जो साफ जो कहना है एक्चुअली जो कहने आए हैं वो ना कहना, उसके अलावा दुनिया भर की सारी बातें कह देना, लेकिन वो नहीं कहना जो एक्चुअल में कहने आए हैं। क्लियर हुई बात, समझ आया। टू बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। इसी के लिए एक और शब्द होता है जिसको आप बोल सकते हैं क्या, इसको आप बोल सकते हैं सर्कमलोक्यूशन, ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे सर्कमलोक्यूशन। ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब भी क्या होता है, सर्कमलोक्यूशन का मतलब भी होता है घुमा फिरा के बातें करना। आई होप ये क्लियर हुआ होगा सभी बच्चों को, ठीक है। हाँ जी, सभी को समझ आया होगा, सभी को क्लियर भी हुआ होगा। ओके हाँ जी, चलो आगे देखते हैं, आगे पहुंचते हैं, कुछ और चीज़ें समझते हैं, कुछ और इडियम्स, कुछ और मतलब इडियम्स डिस्कस करने हैं। देखो आगे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहेंगे क्या, ब्लू ब्लड, ठीक। अब देखो इसको ध्यान से पढ़ो जरा और मुझे एक बार ये समझाने की कोशिश करो कि ब्लू ब्लड का मतलब जो है वो क्या हो सकता है, ठीक है। ब्लू ब्लड का मतलब इनमें से कौन सा हो सकता है, जरा ध्यान से देखिएगा और पढ़कर बताइएगा कि ब्लू ब्लड का इनमें से कौन सा मतलब हो सकता है, ठीक है।
हाँ जी, तो ब्लू ब्लड का मतलब आप लोगों को बताना है, ब्लू ब्लड का क्या मतलब होता है। कोशिश कीजिए एक बार, ठीक। देखो ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसे इडियम्स मैंने स्पेसिफिकली उठाए हैं जो हर एक एग्जाम में कभी ना कभी किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से ले आई हूँ कि मैं आप लोगों को कहानी सुनाना चाह रही थी तो इसलिए मैंने ये स्पेसिफिक इडियम्स चूज़ किए। आप अगर SSC के, CHSL के, MTS के या फिर बैंकिंग के अगर पेपर्स उठा के देख लो तो आपको इस तरह के इडियम्स जो हैं वो मिल जाएंगे। किसी न किसी साल में, किसी न किसी ईयर में इस तरह के इडियम्स जो हैं वो किसी न किसी बहाने से पूछे गए हैं। इडियम्स इन फिजिक्स पूछे जाते हैं, बहुत बार तो कॉम्प्रिहेंशन में पूछ लेता है। बैंकिंग के बारे में अगर बात करूं तो अदरवाइज अगर SSC के बारे में बात करें तो आपसे तो स्पेशली पूछे ही जाते हैं, राइट। सो अगर बात करते हैं ब्लू ब्लड के बारे में, तो ब्लू ब्लड का क्या मतलब होता है। ब्लू ब्लड का मतलब होता है, देखो हालांकि क्योंकि जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बोल ही रही थी कि जितनी भी स्टोरीज इसके पीछे हैं, जितनी भी स्टोरीज हैं बेसिकली इस तरह के इडियम्स के पीछे, वो सारी आपकी वेस्टर्न कल्चर से रिलेट करती हैं, ठीक है। यानी कि आप बात कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखें फॉरेनर्स के बारे में अगर बात करूँ, मैं स्पेसिफिक किसी कंट्री के बारे में नहीं बात करती, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो ब्रिटिश पीपल होते हैं स्पेसिफिकली अगर बात करें तो वो बहुत गोरे होते हैं, ठीक है। और गोरे होने के कारण, और अगर ब्रिटिश की बात ना भी करूँ, अगर मैं उसको वैसे भी हम लोग रिलेट करें, तो जितने भी फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग होते हैं, आप देखोगे कि जो नर्व्स वगैरह नजर आती हैं, वेन्स बेसिकली मुझे इन्हें कहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि वेन्स अगर आप देखोगे, आप अगर कॉम्प्लेक्शन अगर आपका फेयर है तो आप देखोगे कि सभी के जिनका भी फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, राइट, उनके हाथों में वेन्स जो हैं साफ साफ नजर आती हैं। इनकी ब्लू ब्लू वेन्स जो हैं वो साफ नजर आ जाती हैं, बिल्कुल दिख जाती हैं साफ साफ, ठीक है, विजिबल होती हैं। जो थोड़े से डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग होते हैं उनमें वो इतनी क्लियरली विजिबल नहीं होती है, विजिबल तो होती हैं बट उतनी क्लियरली विजिबल नहीं होती, ठीक। सो अगर हम लोग थोड़ा सा पुरानी बात करें, कि थोड़ी सी हिस्ट्री को लेकर बात करें, तो ये एक मान्यता थी ब्रिटिशर्स में, स्पेनिश लोगों में खासकर अगर देखा जाए तो स्पेनिश लोग ये माना करते थे कि अगर कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन का है तो इसका मतलब क्या है कि वो उसको इंफीरियर मानेंगे, ठीक है। अगर कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन का पर्सन है तो वो उसको इंफीरियर मानेंगे, और इंफीरियर भी कैसे मानेंगे कि मतलब मानो कि उससे बातचीत नहीं करेंगे, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखेंगे, और शादी ब्याह वाली बात तो बहुत ही दूर हो जाती है, ठीक है। शादी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, किसी गोरे का किसी काले से, ऐसा कहना चाहिए कि मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन के किसी पर्सन से शादी वादी करना तो बहुत ही एकदम दूर की बात हो जाएगी। उसको तो मतलब सोसाइटी से ही उसका कहना चाहिए, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। सो अगर बात करें ब्लू ब्लड के बारे में तो इसका मतलब क्या, इसको आप ऐसे करके रिलेट करके समझिएगा कि भाई जितने भी लोग फेयर कॉम्प्लेक्शन के हैं, इनकी जितनी भी लोगों की वेन्स क्लियरली विजिबल होती हैं, वो अपने आप को सुपीरियर माना करते थे, और जितने भी डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग हुआ करते थे उनको थोड़ा इंफीरियर माना जाता था। तो जितने भी वाइट कॉम्प्लेक्शन, यानी कि कहना चाहिए मेरे को फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं, वाइट कॉम्प्लेक्शन तो नहीं होता है, वे अगर जितने भी फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं वो क्या है कि वो थोड़े से अपने आप को सुपीरियर बताने की बात की जा रही है यहाँ पर। तो सुपीरियर से आप समझ सकते हैं कि ऑफ नोबल बर्थ, ठीक है, या फिर आप ऐसे कह लीजिएगा कि या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं नोबल बर्थ ही नहीं, हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि रिच पीपल बेसिकली, ठीक है। ऐसे करके समझिएगा, रिच पीपल के बारे में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं। ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है, ब्लू ब्लड का मतलब होता है ऑफ नोबल बर्थ, या फिर आप अगर अभी आज के ज़माने में अगर हम इसको रिलेट करने की कोशिश करें तो खासकर हम लोग बात कर रहे होते हैं रिच पीपल को लेकर, ठीक है। रिच पीपल के लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं ब्लू ब्लड जैसे इडियम का, ठीक। अब आप लोगों में से कुछ लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा, ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोगों के मन में ये ख्यालात भी घूम रहे होंगे कि मैडम ने इनके ऊपर सेंटेंसेस क्यों नहीं बनाए हैं, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ऐसा सवाल आ रहा हो, कुछ लोग पूछ भी रहे हो, राइट। तो ये मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि हमेशा ना पकी पकाई खीर नहीं खानी चाहिए, कुछ ना कुछ तो तुम भी कर ही लो। अगर मम्मी ने सब कुछ बना दिया है तो कम से कम तुम उसकी कहना चाहिए मेरे को, उसको उस डिश को डेकोरेट ही कर लो काइंड ऑफ, ठीक है, उसकी ड्रेसिंग ही कर लो। अगर आपने खानी है खीर तो उसको थोड़ा सा सजा ही लो यार, थोड़ा सा डेकोरेट कर लो सामने वाले को खिलाने से पहले, कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो, कम से कम इतना भी ज़्यादा आलसी नहीं बनना चाहिए। अगर आप लोग इन जितने भी इडियम्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, अगर आप इनके ऊपर खुद से सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत सारे फ़ायदों में से कुछ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप इसको उठाकर बैठेंगे तो आपके दिमाग में वो स्टोरी घूम जाएगी, ठीक है। और रिवीजन करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, बिकॉज हमारी साइंटिफिकली अगर देखा जाए चीज़ों को, तो अगर हम लोग टाइम टू टाइम चीज़ों को रिवाइज करते रहते हैं तो हमारे दिमाग में उसको रिटेन करने की हमारी जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। उसके भूलने की जो क्षमता है, हम उस पर्टिकुलर चीज़ को भूल नहीं पाते हैं, उसको याद रखने की मतलब पैटर्न एक बन जाता है हमारे दिमाग में कि हमें वो चीज़ें जो हैं वो याद रहती हैं, ठीक। तो आप लोग इसको ऐसे करके समझ सकते हैं, क्या आप लोग इसको ऐसे करके इस तरीके से रिलेट करके समझिएगा कि देखो
अगर आप इस तरह के इडियम्स एंड फ्रेजेस पर क्या करेंगे, अगर आप इस तरह के इडियम्स एंड फ्रेजेस पर कोई भी सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो आपको सबसे पहले तो ये स्टोरी रिकॉल हो जाएगी और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आप इस तरह के इडियम्स एंड फ्रेजेस को जब सेंटेंस में आप इसको यूज करेंगे तो आपको सेंटेंस फ्रेम करना ही जाएगा। एक तो दूसरा तरीका ये, दूसरा फायदा इसका ये समझ लीजिएगा। और आपको इस इडियम एंड फ्रेजेस का, जो भी इडियम्स यहाँ पर फ्रेजेस जो यहाँ पर लिखे गए हैं, जो मैंने भी आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं, आपको एक्सप्लेन किए हैं, उनका आपको मीनिंग भी और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो आदमी प्रैक्टिस से ही सीखता है। अब यहाँ से मैं आशीर्वाद नहीं दे दूंगी, यहाँ से रेज आ जाएंगे तुम्हारे सर पे ऐसे से करके, मंदिर से फूल गिर जाएंगे और सब कुछ तुम्हें याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये सब जादुई बातें नहीं होती हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली चीजों को करना सीखो। अब बड़े हो गए हो है ना, पेपर क्लियर करना है, ऑफिसर बनना है, तो ऑफिसर जैसी क्वालिटी भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ऐसी हवा में बात करते रहोगे आप। सो ब्लू ब्लड हम लोगों ने समझा। आगे देखो, आगे और इडियम समझते हैं। एक बहुत ही हो सकता है कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया हो, एक और इडियम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज व्हाइट एलिफेंट। ठीक है जी, एक और इडियम आप लोगों के सामने है, व्हाइट एलिफेंट। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को इसका मीनिंग पता भी हो। जिन लोगों को पता है उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा एक बार बताओ कि मीनिंग क्या होता है व्हाइट एलिफेंट का। और पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी हैव फ्यू सिप्स ऑफ वाटर। चलो कमेंट करके बताते रहो सभी बच्चे। ठीक है, कमेंट करते रहेंगे सभी स्टूडेंट्स। मैं तब तो थोड़ा सा पानी पीती हूँ। चलो जी, हाँ जी। सो व्हाइट एलिफेंट समझते हैं, व्हाइट एलिफेंट क्या होता है। देखिए व्हाइट एलिफेंट के पीछे क्या कहानी है। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स इज थाईलैंड। ठीक है, तो थाईलैंड के एक राजा थे, राजा के दरबार में एक कोर्टियर हुआ करता था। ठीक, और वो जो कोर्टियर था वो राजा को बड़ा ही मतलब परेशान करता था, बड़ा इरिटेट करता था। ठीक, अब राजा ने क्या सोचा कि यार इसको सबक सिखाना चाहिए। ठीक, अब सलाह भी नहीं देना बट सबक भी सिखाना है। तो राजा ने क्या किया कि एक सफ़ेद हाथी, एक वाइट एलिफेंट क्या किया कि उस कोर्टियर को गिफ्ट कर दिया। अब अगर बात करें वाइट एलिफेंट के बारे में, तो वाइट एलिफेंट जो है वो बहुत ही एक सेक्रेड चीज़ मानी जाती थी। सेक्रेड से मेरा क्या मतलब है, सेक्रेड से मेरा मतलब ये है कि बहुत ही पायस, एकदम अनमोल सी चीज़ बिल्कुल। मतलब वाइट एलिफेंट से आप कुछ काम नहीं करा सकते, उसकी देख रेख में, उसके मेंटेनेंस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एकदम सारी चीज़ें जितनी भी रिक्वायर्ड है वो उसके आसपास, मतलब जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। प्रॉपर खाना होना चाहिए, जो भी वो खाता है वो खाना उसको मिलना चाहिए। ठीक, तो मतलब व्हाइट एलिफेंट इज समथिंग विच इज वेरी पायस, वेरी सेक्रेड। उसको एकदम मतलब कहना चाहिए कि पूजा जाता था, इस तरीके से करके आप समझ सकते हैं। ठीक, तो अब व्हाइट एलिफेंट, अब एलिफेंट्स को अगर आप देखो तो एलिफेंट गरीब के घर में आपको हाथी मतलब पलता हुआ दिख जाएगा। अब हाथी पालने के लिए तो राजा जैसी चीजें होनी चाहिए ना, है ना। मतलब क्या कि भाई देखो, राजा के घरों में ही, मतलब राजाओं के घरों में आप लोगों को हाथी देखने को मिलेंगे, है ना। बाहुबली में हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा है, राइट। सो बात करें अगर एलिफेंट की, तो एलिफेंट जो है वो किसी भी नॉर्मल से घर में नहीं होते थे और होते भी नहीं हैं अभी भी अगर देखा जाए तो। मतलब राजा या फिर जो अमीर लोग हैं उनके घर में ही हाथी वगैरह पला करते थे। ठीक, तो अगर किसी घर में हाथी है तो उसका मतलब क्या है कि वो एक रिचनेस का साइन है कि ये आदमी कैसा है, अमीर है। अब कोर्टियर को मिला व्हाइट एलिफेंट, तो ये इसका मतलब क्या कि भाई देखो उसकी रेपुटेशन तो बन गई सोसाइटी में कि हाँ मेरे घर में तो हाथी है, वो भी किसने दिया है, राजा ने गिफ्ट किया है यार, है ना। अब देखो राजा ने गिफ्ट कर दिया हाथी, किसको, कोर्टियर को। अब कोर्टियर के घर में है हाथी। अब ये एक शान और शौकत की बात तो है कि भाई देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास तो हाथी है, वो भी कैसा, सफ़ेद हाथी के बारे में बात करें। ठीक है, तो इसका मतलब छोटी मोटी बात नहीं है, हम बड़ी पर्सनैलिटी हो गए, हमारे घर में सफ़ेद हाथी है। अब उस सफ़ेद हाथी यानी कि व्हाइट एलिफेंट की केयर में क्या हुआ कि थोड़ा टाइम गया, बीतता रहा, प्रॉपर मेंटेनेंस होती रही, लेकिन एक बात तो उस हाथी से कुछ काम नहीं करा सकते और दूसरी बात उसकी मेंटेनेंस में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। तो क्या हुआ कि जो कोर्टियर था वो उसकी मेंटेनेंस में इस तरह से मतलब उलझ गया बिल्कुल कि जो भी उसके घर में था वो सारा का सारा उसके ऊपर लगने लग गया। अब कोर्टियर बड़ा परेशान, उसने सोचा, ऐसा उसके मन में आया कि कहीं ऐसा तो मतलब उसको ऐसा कर देना चाहिए कि मतलब शायद इसको किसी को बेच बाच दें, लेकिन वो भी नहीं कर सकता था।
आवाज़ आ रही है ना, ये तो देखो। अब ठीक है, चलो। हाँ, सो अगर हम लोग बात करें, हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई देखो वो कोर्टियर था, बड़ा परेशान हो गया, वो किसी को उसको बेच भी नहीं सकता था क्योंकि राजा ने उस हाथी को उसको गिफ्ट किया था। ठीक, अब बड़ी दिक्कत हो गई, बड़ी परेशानी हुई कि यार अब करे तो करे क्या, बड़ी आफत की बात हो गई। तो कि राजा ने हाथी गिफ्ट कर दिया और उस हाथी को पालने पोसने के चक्कर में कोर्टियर के पास जो कुछ भी था वो सारा का सारा क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो हाथी जो है उस कोर्टियर के लिए एक ऐसी वस्तु थी जिसका दिखा तो सकता था वो, मतलब ये बता सकते कि भाई देखो मेरे पास ये है, इतना महंगा, मतलब मेरे पास हाथी है, और वाइट एलिफेंट का होना अपने आप में ही कितनी बड़ी बात है, राइट। लेकिन क्या वो हाथी उसके किसी काम का था? नहीं, बिल्कुल भी किसी काम का नहीं था। तो वाइट एलिफेंट जो है वो एक ऐसी ही चीज होती है, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी एक्सपेंसिव, मुझे कहना चाहिए एक्सपेंसिव पोजेशन, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि एक्सपेंसिव है, थोड़ी महंगी है, लेकिन किसी भी काम की नहीं है। ठीक है, या फिर मुझे ऐसे कहना चाहिए कि एक्सपेंसिव बट, ऐसे लिखेंगे, एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजेशन। ठीक है, क्या है कि भाई देखो महंगा है लेकिन बेकार है, मतलब किसी काम का ही नहीं है। ठीक है, एक्सपेंसिव दो यूजलेस, ठीक, महंगा भी है लेकिन किसी काम का भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारे इडियम्स डिस्कस किए, और इडियम्स को हम लोगों ने डिस्कस किया कैसे, स्टोरी के साथ हम लोगों ने इडियम्स पढ़े हैं ना, स्टोरी के साथ हम लोगों ने इडियम्स पढ़े हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं आज की क्लास में, जितने भी इडियम्स हम लोगों ने साथ में पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं, आप लोगों को समझ आए हैं, और इनके ऊपर आप लोगों को एक एक सेंटेंस फ्रेम करना है। ये होमवर्क है, ठीक है, इससे बचना नहीं है बिल्कुल भी। इनके ऊपर आप लोग क्या करेंगे, एक एक सेंटेंस फ्रेम करेंगे, और सेंटेंस फ्रेम करके क्या होगा कि आप लोगों को थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी और चीज़ों को आप रिवाइज भी कर ले जाएंगे। ठीक है, समझ आया होगा सही बच्चों को। तो सेशन अपना आज का इतना ही रखते हैं, और कल को भी हमारी जो क्लास होने वाली है उसमें भी हम लोग कुछ इसी तरह से इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे, वो भी स्टोरी पर बेस्ड। बात समझ आई? चलो, तो सेशन इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दिस इज रूपम चिकारा साइनिंग ऑफ। टेक केयर।